डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है बड़ा बनो, पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। फ्रेंड्स, आपके लिए गॉड के जैसे हैं। आप जिस प्रकार मेहनत करते हैं, सपोर्ट आपके पीछे पेरेंट्स का होता है। इसलिए कितना भी आप बड़े हो जाएं, कभी भी आप पेरेंट्स से बड़े नहीं हो सकते, उनसे आप आगे नहीं बढ़ सकते। फ्रेंड्स, पक्के इरादे तकदीर बदल देते हैं। किस्मत मोहताज नहीं हाथों की लकीरों के। यदि आप मेहनत करते हैं तो निश्चित अपने मंजिल को पा लेते हैं। तो आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की केमिस्ट्री, जी हाँ, रसायन शास्त्र के विषय का जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा, जो कि अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर से है। और ये पाठ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे हर साल बोर्ड पेपर में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम एवं रासायनिक सूत्र बनाने की विधि को लिखें। उत्तर क्या होगा? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। अब विरंजक चूर्ण बनाने की विधि क्या है? यहां क्या पूछा है आपका? विधि। तो चलिए विधि देखते हैं। बनाने की विधि, जब बुझे हुए चूने को 313 के ताप पर गर्म किया जाता है तो विरंजक चूर्ण बनता है। कितना पर? 313 के पर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सूचक से आप क्या समझते हैं? सूचक से आप क्या समझते हैं? आंसर, ऐसा मिश्रण जिसका उपयोग अम्ल या क्षार की उपस्थिति सूचित करने में होता है, वह आपका सूचक कहलाता है। जैसे कि लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थीन इत्यादि। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डाला जाता है, किंतु पानी को अम्ल में नहीं। ऐसा क्यों? चलिए आंसर देखते हैं। अम्ल में जल मिलते हैं तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण उष्मा उत्पन्न होता है। किस कारण से? उष्माक्षेपी होने के कारण इसमें उष्मा उत्पन्न होती है, जिससे हमें हानि पहुंच सकती है। इसलिए हम अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल में जल नहीं बल्कि जल में अम्ल को मिलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? मोस्ट VVI प्रश्न है आपका यह, आपके पेपर के लिए। उत्तर क्या होगा आपका? जल की उपस्थिति में ही अम्ल में हाइड्रोजन आयन बनते हैं। किसमें? पॉजिटिव में, धन आयन। अम्ल के अणुओं से हाइड्रोजन आयन का पृथक्करण यानी अलग जल की अनुपस्थिति में नहीं हो सकती। यानी हाइड्रोजन आयन अलग जो है पृथक्करण उसका जल की उपस्थिति में ही हो सकता है। इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, और यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। खाने वाला सोडा यानी कि दूसरा नाम बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें। खाने वाला सोडा यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसी का और नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं।
अणुसूत्र क्या है? NaHCO3। कई बार आपके पेपर में ये प्रश्न पूछे गए हैं और सूत्र भी। अब चलिए इसके बनाने की विधि देख लेते हैं। क्या है बनाने की विधि? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया, कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित किया जाता है, तब खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है? आंसर क्या होगा? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है? जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपके लिए यह। आंसर क्या होगा? हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका है नंबर 1। हमारे आमाशय में HCl अम्ल जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। किस ग्रंथि से? जठर ग्रंथि से। एवं भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे जठर रस का पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सकते हैं। यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को अभिक्रियाशील एवं नष्ट करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सॉल्वे विधि से धोवन सोडा को बनाने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? आंसर क्या होगा आपका? धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3.10H2O है तथा सॉल्वे विधि द्वारा बनाने में सोडियम क्लोराइड, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? यह प्रश्न आपका 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए आंसर देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसमें किसमें? अम्ल तथा क्षार में, इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप जल तथा लवण बनता है। कौन? जल और लवण। और यही अभिक्रिया आपका उदासीनी अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट, और ये रहा आपका अम्ल क्षार के, देख लीजिए किस प्रकार लवण और जल बनता है। ये आपका उदाहरण है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्षार और क्षारक में अंतर बताइए। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, किसमें? जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। इसका अर्थ है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, पीएच स्केल क्या है? तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, क्या? सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं। जो कि आपसे पूछा जाता है कभी कि जल का पीएच मान क्या है, नींबू का पीएच मान क्या है, इमली का पीएच मान क्या है, अलग अलग आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो याद रखिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है, यानी खट्टापन 7 से कम में होता है। और क्षारीय विलयन में जो है 7 से अधिक होता है, यानी कड़वा जो है 7 से अधिक। और जो 7 होगा वो क्या होगा आपका? उदासीन विलयन होगा। क्या होगा? उदासीन। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, और यह प्रश्न आपका 3 से 4 बार, पिछला 5 सालों में आपको 3 बार पूछा गया यह प्रश्न। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कभी आपसे सूत्र, कभी आपको सब्जेक्टिव प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसको डिस्कस करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखें, यह जिप्सम में कैसे बनाया जाता है।
तो सबसे पहले इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। जब जिप्सम CaSO4.2H2O को 373 के तक गर्म किया जाता है इस पर, तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। नेक्स्ट, ये आप क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है? तो आप जानते हैं, आपने देखा होगा किसी का यदि हड्डी टूट जाए, हाथों में फ्रैक्चर आ जाए या फिर पैरों में, तो आप देखेंगे उस पर प्लास्टर होता है व्हाइट कलर का। तो वो होता क्या है? वो भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। आप देखते हैं कि लोग घरों में डिजाइन बनवाते हैं आजकल, है ना, वो डिजाइन प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रयोग से बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। नंबर 1 है आपका सजावटी सामान यानी कि मूर्ति बनाने में। नंबर 2 अस्पतालों में टूटी हड्डियों को जोड़ने में। नंबर 3 सांचे यानी खिलौने सिरेमिक बर्तन बनाने में। नंबर 4 भवनों एवं छतों के दीवारों की डिजाइन बनाने में। नंबर 5 प्रयोगशालाओं में गैसों के रिसाव को रोकने में। नंबर 6 अग्निशामक संबंधी सामग्री बनाने में। तो इन सब में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग जो है किया जाता है। और ये नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 14, विरंजक चूर्ण के उपयोगों को लिखिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपका विरंजक चूर्ण। तो कहाँ कहाँ होता है? आप देखते हैं कभी कभी नालों में या फिर गंदी जगहों पर आप देखते हैं व्हाइट कलर का जो है आप पाउडर छींटते हैं, वो क्या होता है? विरंजक चूर्ण होता है। तो यह जो है काफी कामों में आता है, जैसे क्लोरोफॉर्म जो है आप देखते होंगे मूवी और में किसी को बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है, काफी प्रयोग होता है ये विरंजक चूर्ण का उन सब में। तो चलिए देखते हैं विरंजक चूर्ण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। नंबर 1 कागज व कपड़ा उद्योग में किया जाता है। नंबर 2 पेयजल को रोगाणु रहित बनाने में, यानी कि जो पानी होता है उसको उससे गंदगी हटाने में मदद करता है। नंबर 3 बिना सिकुड़ने वाली ऊन बनाने में। नंबर 4 क्लोरोफॉर्म बनाने में। नंबर 5 प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व बताइए। मैंने आपको पीछे भी बताया पीएच मान का प्रश्न। तो पीएच मान का महत्व कहाँ कहाँ होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला होता है पौधे एवं पशु में। हमारे शरीर में 7 से लेकर 7.8 पीएच मान जो है यह इसके बीच कार्य करता है। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, मिट्टी का महत्व में पीएच मान कहाँ है? देखिए अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। अच्छी उपज के लिए यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच जो है कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। यानी किसान को मालूम होता है कि कब हमें कौन सा रासायनिक खाद उसमें मिलाना है ताकि उपज अच्छी हो, फसल अच्छी हो। तो वहां भी पीएच मान का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 3, हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट नंबर 4, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय होता है, मतलब दांतों को नुकसान होता है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी दांतों का खराब होना शुरू हो जाता है। इससे दांतों में पाए जाने वाले कठोर पदार्थ एनामिल की भी क्षति होती है, जिससे रोकने के लिए हम टूथपेस्ट या दंत मंजन का प्रयोग करते हैं जो क्षारीयता को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको टॉप 15 प्रश्न बताया जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये 15 प्रश्नों में से जो है 5 या 6 प्रश्न मैंने आपको ऐसा बताया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू से यह चैप्टर, तो आप इसे अच्छे से समझकर याद कर ले। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए इस तरह की बेहतरीन वीडियो लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं।
यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।